नमस्कार दोस्तों। आगामी 5 फरवरी को होने वाले हैं दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे घोषित होंगे 8 फरवरी को। जी हम कह सकते हैं कि 8 तारीख को चलेगा पता कि किसके सर पर सजा है जीत का ताज और किसके सर पर गिरी है आखिरकार हार की गाज। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जी हाँ प्रचार इस समय जोरों शोरों पर है। आपस में तमाम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में जी हाँ जूतम पे जार जी हाँ वाक शक्ति के माध्यम से या फिर अपने दोस्तों पोस्टरों के माध्यम से जारी अब कर चुकी है। और दोस्तों 5 तारीख आते आते जी हाँ ये कहीं ना कहीं चरम पर पहुंच जाएगा और कुछ पार्टी अपनी शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन लगातार कर रही है। लेकिन जो चुनाव आयोग है चुप्पी साधे बैठा हुआ है। आखिरकार क्यों? क्या दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार के बीच में तीनों पार्टियां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वोटर्स पर काफ़ी अधिक फोकस कर रही है। जी हाँ 675 मतलब 675 झुग्गी झोपड़ियाँ और 1700 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ क्लस्टरों में फैली हुई हैं और दिल्ली में करीब 15 लाख झुग्गी झोपड़ियाँ मतदाता यहाँ पर हैं। हम कह सकते हैं कि कुल वोटर का 10% हिस्सा जो आता है वो झुग्गी झोपड़ियों से ही आता है। तो कॉमन सी बात है कि कहीं ना कहीं इनका अगर हमको वोट प्राप्त करना है तो इनके सामने कहीं ना कहीं हमको एक बहुत बड़ा जुमला गढ़ना पड़ेगा। और काफ़ी सारे जुमले दोस्तों बनाए गए हैं झुग्गी झोपड़ियों को लेकर के। जहाँ झुग्गी वहीं पर आवास, वहीं पर मकान। और तीनों पार्टियों ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए कई पहलों की जी हाँ घोषणा करी है। जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये जुमले, वो सपने, ऐसे सपने, वैसे सपने। सो गाइस दिल्ली के लगभग 80% झुग्गी निवासियों ने 2015 और 2020 के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, राइट। और पार्टी की कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि मुफ्त बिजली, ठीक है, प्रति परिवार 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी हर महीने और मोहल्ला क्लिनिक और महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट को काफ़ी पसंद किया था। देखिए जो ज़मीनी स्तर पर अभी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो रही है, जो भी दोस्तों हम लोग इंटरव्यू देख रहे हैं जनता का क्या रुझान है, तो मैक्सिमम जनता का रुझान बन रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। लेकिन इसका सही से खुलासा होगा 8 तारीख को, मतलब कि 8 फरवरी को जिस दिन मतों की गिनती होने वाली है। अब ऐसे में दोस्तों आम आदमी पार्टी इस वोटर बेस को जी हाँ आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। तमाम पर अपनी रैली में और अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से जी हाँ झुग्गी झोपड़ियों का जिक्र किया है और कई बार इन्होंने जी हाँ हुंकार भरी है। मतलब अरविंद केजरीवाल ने कई बार निशाना साधा है वर्तमान की केंद्र सरकार के ऊपर कि अगर केंद्र सरकार उनको ज़मीन दे दे तो उस ज़मीन पर वो तुरंत घर बना करके झुग्गी झोपड़ी वालों को उनका आवास उनको प्रोवाइड कर देंगे। जी हाँ, और कई बार पिछले हफ्ते खुद को झुग्गी झोपड़ियाँ और झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों का रक्षक कहा था अरविंद केजरीवाल ने। इसके लिए उन्होंने घर घर जा कर के अभियान भी चलाया था, कई जनसभाएं करी थी और पार्टी ने आरोप ये लगाया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो मौजूदा योजनाएं तमाम जी हाँ रद्द कर देगी। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्ट और मोहल्ला क्लिनिक। जी हाँ इस बात का वो दावा कर रहे हैं और 1 साल के भीतर उनके घरों को जी हाँ जो गरीबों के जो बनाए हुए जो भी छोटे मोटे घर हैं उन सबको ध्वस्त कर देगी और वहाँ की ज़मीन किसी उद्योगपति को सौंप देगी। जी हाँ वहाँ पे वो अपने उद्योगपति अपना कोई प्लांट स्थापित कर देंगे, अपनी कोई फैक्ट्री स्थापित कर लेंगे या फिर बहुत बड़ा मॉल तैयार कर लेंगे। सो गाइस आपको याद होगा कि पीएम हाउस से 5 किलोमीटर के आसपास, बल्कि शायद 2.5 किलोमीटर से भी कम के एरिया में, सॉरी 500 मीटर के रेडियस के आसपास जी हाँ एक कॉलोनी है जिसका नाम है दोस्तों BR कॉलोनी। वो एक झुग्गी वाली कॉलोनी है। सोचिए इतने करीब वहाँ पे होते हुए भी जी हाँ उस एरिया का आज तक कभी विकास नहीं हो पाया। ना ही तरीके से दोस्तों वहाँ पे पानी की निकासी है, ना वहाँ पे मीठे पानी का कोई कनेक्शन है। मीठे पानी भरने के लिए लोग काफ़ी दूर जा कर के अपना मीठा पानी भरते हैं। मतलब अभी भी दिल्ली में काफ़ी सारे ऐसे एरिए हैं जहाँ का विकास नहीं हो पाया। जहाँ का विकास हो पाना संभव है केवल मात्र जब केंद्र सरकार और वर्तमान की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दोनों मिलकर के काम करेगी तब। जी हाँ, और ये इतने पॉश एरिया में सोचिए पीएम हाउस से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये झुकी है जो लगातार आज भी विकास के लिए तरस रही है। और वहीं पर दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार में, आपको याद होगा, कि झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास परियोजना स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया था।
बस उद्घाटन होते रहते हैं, लेकिन विकास की तस्वीर में कुछ खास नहीं दिखाई देती। बट हमको एक चीज़ और मानना पड़ेगा कि जो आस्था है वो बीजेपी के कार्यकाल में काफ़ी चरम पर पहुंची है। मतलब कि हम लोग धार्मिक काफ़ी अधिक हुए हैं, जो नास्तिक था वो आस्तिक बन चुका है। लेकिन वास्तविक रूप से दोस्तों बेरोजगारी का स्तर चरम पर पहुंच चुका है, महंगाई का स्तर चरम पर पहुंच चुका है, युवा जो आत्महत्या कर रहा है वो वर्तमान में चरम पर पहुंच चुका है। और जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको तो कह रहे हैं क्या, मतलब पेपर लीक इस तरह से होते हैं कि पेपर को बनाया जाता है कि ये लीक हो। मतलब कि देश में, जी हाँ, छोटे बच्चों के डायपर इतने लीक नहीं होते जितने शायद हमारे देश के अंदर एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, मतलब पेपर लीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा नीट में भी इतनी बड़ी तरीके से धांधली हुई थी। बस एक इंक्वायरी बैठा दी गई, जुमला हमको थमा दिया गया, हम लोग आ गए वापस, और कहीं ना कहीं हमारा कैलेंडर ख़राब ना हो इसलिए हम लोग उस जुमले के साथ में हो लिए। यही तो हुआ था। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी हम बात करते हैं, फिलहाल वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। आपको याद होगा कि भाजपा ने 6 महीने से अभियान चला रही थी इस बात को लेकर कि हम लोग झुग्गी झोपड़ी के स्थान पर मकान बनाएंगे और जितने भी गरीब हैं उनको पक्का मकान देंगे। अब जिसके तहत भाजपा नेताओं ने झुग्गी झोपड़ियों में समय बिताया और कई सारे अपनी रातें भी काटी थी वहाँ पर, देखने के लिए कि आखिरकार इनका जीवन किस तरह का होता है। लेकिन दोस्तों, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं और कोई भी मैक्सिमम जी नेता या दूध का धुला नहीं होता है। कोई लोग होते हैं कि आटे में नमक चला देते हैं, कुछ नेता नमक में आटा चलाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए इनकी संपत्ति कितनी कितनी होती है। जब ये नामांकन फिल करते हैं, जब ये नॉमिनेशन फिल करते हैं चुनाव लड़ने का अपने क्षेत्र से, इनकी प्रॉपर्टी का एक बहुत लंबा चौड़ा ब्यौरा होता है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आपको अटैच कर दूंगा, उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा एक बार। जी हाँ, पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा, और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिरकार कैसे होता है दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास। एक्चुअली दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास का कार्य है, जी हाँ, ये जो जिम्मेदारी होती है वो 2 एजेंसियों को सौंपी गई है। एक है आपका दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसे हम बोलते हैं डीडीए, और दूसरी जो एजेंसी है जो इस काम को सही तरीके से अंजाम देती है, उस एजेंसी का नाम है दोस्तों यहाँ पर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं DUSIB। आप सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जो कि एक केंद्रीय सरकारी निकाय है, और जो राज्य स्तर पर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड है जिसे हम बोलते हैं DUSIB, जी हाँ, ये राज्य स्तर पर काम करता है। उसके अलावा रेलवे, भूमि एवं विकास कार्यालय, दिल्ली छावनी बोर्ड और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियां भी हैं, जो या तो खुद ही पुनर्वास और पुनर्वास की प्रक्रिया को सही अंजाम दे सकती है, या फिर जी हाँ DUSIB को अपना ये काम सौंप सकते हैं कि आप ये काम करो। और DDA को केंद्र सरकार की ज़मीन पर झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्वास की देखरेख करने और घरों का निर्माण करने का अधिकार देती है। तो गाइस, इस समय झुग्गी झोपड़ी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुकी है वर्तमान में दोस्तों, जो होने वाले हैं हमारे चंद दिनों बाद विधानसभा चुनाव, उनको लेकर के। एक्चुअली इसका जो ओरिजिन हुआ था 1960 में हुआ था। भैया 1960 में पहली पुनर्वास कॉलोनियाँ और झुग्गियों के निर्माण के बाद से झुग्गी निवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया जी हाँ बदल गई है, क्योंकि यहाँ पर पहले हमारे पास बहुत अधिक ज़मीन थी, यानी कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी झुग्गी निवासियों को आवंटित भूमि का आकार भी क्या हो गया, छोटा होता गया। कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, तो वही हमारी कहानियाँ वर्तमान समय के अंदर चल रही है कि हमारे पास लैंड बहुत ही कम है। हम किस किस को आखिरकार पक्का मकान देंगे? अगर सबको पक्का मकान देना भी है, तमाम झुग्गी वालों को पक्का मकान देना है, तो हमको उसका जो एरिया है वो कम करना होगा। और वर्तमान समय में दोस्तों एरिया कम हो चुका है, और हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तुरंत हम वहीं पर मकान नहीं बना सकते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली जो गरीब जनता है वो कहाँ रहेगी, कहाँ सोएगी? तो ये ध्यान रखा गया कि जहाँ भी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं उसके 5 किलोमीटर के रेडियस पर ही हमको उनका पक्का मकान तैयार करना है। देखिए 1960 के बाद से लेकर के अब तक जो ये आकार है मकान का वो काफ़ी छोटा हो चुका है। दोस्तों, भारत के अंदर जब 1960 में यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा पुनर्वास योजना लाई गई थी, उस समय राज्य की सरकार, तमाम राज्य की सरकार तब पानी के कनेक्शन, जल निकासी कनेक्शन और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती थी। लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है, मतलब कि एक अनार 100 बीमार वाली जो वर्तमान में कहानी चल रही है, उस कहानी को जी हाँ थोड़े से उस दबाव को कम करने के लिए 2010 में इस नीति में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, इस नीति को थोड़ा सा एडिट किया गया। इसके तहत दोस्तों घर के ऊपर घर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, मतलब कि फ्लैट के ऊपर फ्लैट बनना शुरू हो गया। पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, जी हाँ कम स्पेस पर कम से कम 3 से 4 घरों को जी हाँ बसा दिया गया।
2015 में राज्य सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान नामक एक ऐसी पुनर्वास योजना नीति शुरू करी थी जिसमें झुग्गी वासियों के लिए उनके वर्तमान आवास के 5 किलोमीटर के दायरे में घर बनाने का वादा किया था। लेकिन वर्तमान दोस्तों पीएम आवास योजना आपको याद होगी किस तरह से जोरों शोरों में जो इसका हल्ला बोल हुआ था हमारी भारत की सियासी सरजमी के ऊपर। लेकिन पीएम आवास योजना के तहत जितने मकान बनाए गए थे, जितना दावा किया गया था, उसका कितना % बनाया गया, इसका खुलासा आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बन गई उस पीएम आवास योजना की। बट दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसे बस ये जुमले करते रहेंगे, हमारी आम जनता, भूरी वाली जनता मूर्ख बनती रहेगी, गलती से वोट देती रहेगी, या फिर अपने हक के लिए कभी तो आवाज़ उठाएगी? जी हाँ, थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा, आपको क्या लगता है। सो गाइस, आपका वोट है, आप अपने परसेप्शंस के आधार पर अपना वोट प्लीज़ सोच समझ के दीजिएगा। जी हाँ, सबका परसेप्शंस अलग अलग होता है। जी हाँ, भारत का युवा जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको नहीं मतलब है किसानों के एमएसपी से। जी हाँ, जो उनके पेपर को सही तरीके से सही टाइमिंग पर जिसका रिजल्ट अनाउंस करवा देगी जो सरकार, वो युवा के लिए वो सरकार काफ़ी अच्छी है, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी क्यों ना हो। जी हाँ, जिन महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर क्राइम स्केल बहुत ही पीक पर पहुँच चुका है, जो सरकार महिलाओं को लेकर के अच्छे काम करती है, तो महिला उनको वोट देंगी। उनको नहीं मतलब है कि आखिरकार एग्ज़ाम कब लीक हो रहा है, कौन सा पेपर कब लीक हुआ, क्या कट ऑफ जा रही है, ठीक है, नॉमिनेशंस क्या है, उनको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, सबका परसेप्शन अपना अलग अलग होता है। बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने वोट को सोच करके समझ करके दीजिएगा। किसी के दबाव में आकर के या फिर किसी अपने के कहने पर प्लीज़ वोट मत दीजिएगा। आप अपना मंथन खुद करिए, क्योंकि अब आप सभी 18+ होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। क्या आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या यहाँ पर जो ये दावे किए जा रहे हैं, जो जुमले गढ़े जा रहे हैं मैनिफेस्टो के माध्यम से, रैली के माध्यम से या फिर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम पार्टियों के द्वारा, क्या ये हकीकत में तब्दील हो पाएंगे? जी हाँ, जो विकास की तस्वीर है क्या वो वास्तविक रूप से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे? धन्यवाद।